तो देखो, हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2016 में आई थी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT। और मैंने आपको पहले ही बताया है, देयर वाज अ डिबेट बिटवीन RBI एंड पुलापरे बालाकृष्णन, और बालाकृष्णन ने क्या कहा, दैट इन्फ्लेशन स्टार्टेड मॉडरेटिंग इन 2014 ओनली, 2 साल पहले ही जब FIT आई थी, और उसके बाद से वो कंट्रोल में ही रही अंटिल 2020 कोविड एंड लॉकडाउन शॉक। और उसके बाद से FIT हैज बीन not successful in taming the inflation, and the reason behind this is that our inflation is structural inflation which is not governed by the न्यू कीनीजियन फिलिप्स कर्व, हाइब्रिड फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये हमारी पहले की डिस्कशन। तो अब उसको टेक्निकल फ्रेम में ना बात करके थोड़ा लेमैन में और इकोनॉमिक सर्वे की टर्म्स में बात करते हैं। तो ये बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर RBI का फेवर कर रहा है, ना कि बालाकृष्णन का। और वो ये बता रहा है कि RBI की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब रही हैं और हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन टेमिंग इन्फ्लेशन। और अब ये प्रोसेस बता रहे हैं कि एक्चुअली में इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुई थी और फिर कंट्रोल में कैसे आई। तो देखिए, 2020 में 2019 में कोविड अटैक होता है, एंड देन वी हैव लॉकडाउन। जैसे ही लॉकडाउन लगेगा, अक्रॉस द वर्ल्ड सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है। सप्लाई चेन ब्रेक होने से सप्लाई साइड शॉक लगता है, एसेंशियल गुड्स का प्राइसेस राइज हो जाता है, फूड के प्राइसेस राइज हो जाते हैं, मेडिसिन, क्योंकि अचानक से आपको डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई उतनी थी नहीं, और फर्दर बाकी कंट्रीज सप्लाई भी नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए, उनको खुद के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी। देन माइक्रो चिप्स, क्योंकि कंटेनर सर्विस बंद हो चुकी थी, ओशियंस पर भी सप्लाई नहीं थी, किसी कंट्री में अगर सरप्लस भी है तो आ नहीं रहा था, तो सप्लाई साइड शॉक। दूसरा डिमांड साइड शॉक भी था, क्योंकि लोगों की जॉब्स ही चली गई थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो गया था। साथ ही कंपनीज लॉस में जो आ रही थी, उन्होंने भी काफी फायरिंग कर दी थी। ठीक है, तो देखो, लॉकडाउन की वजह से सप्लाई शॉक और डिमांड शॉक दोनों हुए थे, बट विच वाज डोमिनेटिंग? सप्लाई शॉक। तो अब देखो, मैं तुम्हारे को, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। अब डिमांड कर्व मैंने 10% लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा, यानी रिड्यूस हो गई डिमांड। अब अगर 10% से ही सप्लाई कर्व को शिफ्ट करूं तो बेटा, तो देखो, प्राइसेस सेम रहेंगे, बट what we are arguing is supply shock was more, so prices will rise to P double bar. So this explains this on the graph. ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई, ये इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से आई तो कॉस्ट पुश हुई, और 6% का जो हमारा टारगेट था, जो 2019 तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग ने बहुत सक्सेसफुली मेंटेन करा, हमने कभी भी 6% के बैंड से बाहर नहीं जाने दी इन्फ्लेशन, वो ब्रीच हो गया। उसके बाद यहां पर एक डिबेट शुरू होता है, डिबेट वेदर दिस इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी और परमानेंट लाइक 1970s, मींस लंबे टाइम तक होगी। तो इट वाज आर्ग्यूड बाय सम इकोनॉमिस्ट दैट इट वाज ट्रांजिटरी इन नेचर। सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट था जो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स में आया था, ब्लैंचार्ड, ओलिवर ब्लैंचार्ड, जो हमने पढ़ा था, ब्लैंचार्ड ने कहा था कि दैट इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट फिनोमेना फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसके अलावा कोई इकोनॉमिस्ट ये नहीं कह रहा था कि ये शॉर्ट लंबे टाइम के लिए होगा। सो एक्चुअली में इन्फ्लेशन जो थी मॉडरेट भी होना शुरू हो गई थी, बट बिफोर इट स्टार्टेड कंट्रोलिंग अगेन, इट गेटिंग कंट्रोल्ड अगेन, रशिया यूक्रेन क्राइसिस होता है और फिर से एक नया सप्लाई साइड शॉक लगता है, ऑयल का, गैस का, और वीट, पूरा का पूरा यूक्रेन की क्रॉपिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है वॉर में, एंड फर्टिलाइजर। यहां से एक और भी चीज थी, क्योंकि लॉकडाउन ओपन हो गया था, तो कंज्यूमर्स की डिमांड रिवाइव हो गई थी,
तो दो जगह से इन्फ्लेशन का प्रेशर आएगा। ये तो पहला प्रेशर था, फर्स्ट वेव ऑफ इन्फ्लेशन। ये सेकंड वेव ऑफ इन्फ्लेशन, जहां पर क्या है, कंपाउंडेड पेंट अप डिमांड इफेक्ट। मीन्स अब ओपन हो गई है, लॉकडाउन खत्म हो गया, लोग बाहर जा रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। अब इन्फ्लेशन, जो सप्लाई चेन ब्रेक हो गई थी ड्यू टू कोविड, वो भी ठीक हो रही है, करेक्ट हो रही है, और हम एक बैलेंस की तरफ जा ही रहे थे कि सडनली ये एक नया शॉक लगता है सप्लाई का। और अब जब ये शॉक लगा है ना सप्लाई का, तो ये सप्लाई का शॉक चेंज सर्कमस्टांसिस में लगा है। चेंज सर्कमस्टांसिस मतलब अब ये डिमांड वापस से पुरानी जगह पे आ चुकी है, तो अब इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी, यहां पर नहीं जाएगी, यहां पर जाएगी, और पी ट्रिपल डैश, क्योंकि डिमांड पुराने वाली आ गई। सो कंपाउंडेड पेंट अप डिमांड इफेक्ट अलोंग विद अनदर सप्लाई, यानी आपकी डिमांड तो वापस से राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, लेकिन आपकी सप्लाई को जो राइटवर्ड शिफ्ट करना था, और वो कर भी रही थी सक्सेसफुली, मीन वाइल अगेन एक सप्लाई साइड शॉक लगता है और वो वापस से अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। स्टोरी क्या है डायग्राम में, ये पुरानी डिमांड, ये जो रिड्यूस्ड डिमांड, ये पुरानी सप्लाई, ये सप्लाई शॉक। ठीक है, अब दोनों अगर रिड्यूस हुए हैं तो दो को प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, बट अगर सप्लाई डोमिनेट करती है डिमांड से तो इन्फ्लेशन आएगी। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सप्लाई तो, डिमांड तो वापस रिवाइव कर गई पुरानी जगह, लेकिन सप्लाई नहीं करी। सप्लाई कर जाती, बट यूक्रेन वार हो गया, इसीलिए इन्फ्लेशन हाई। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन यानी फर्दर इन्फ्लेशन, अब ये फर्दर इन्फ्लेशन अगर होएगी तो अक्रॉस द वर्ल्ड है बेटा। तो सारे सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन बैंक, में पहले के लेक्चर में भी ये बताया है शायद, इको सर्वे के। ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पर भी वो चीज रिपीटेड थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से फ्लो चार्ट बना दिया। सबने अपने अपने रेपो रेट हाइक करे, और ये रेपो रेट हाइक कर जब रहे थे तो एक और भी डर था, स्टैगफ्लेशन का फियर दोबारा से आ रहा था। क्या फिर से 1970s वाली स्टैगफ्लेशन तो नहीं आ रही? ठीक है, अब जब ये रेट ऑफ रेपो रेट्स में, फेडरल रेट में, पॉलिसी रेट्स में जब डिफरेंस आया, तो पहले यूएस ने करा। ठीक है, जब यूएस ने करा तो क्या हुआ, कैपिटल आउटफ्लो हो गया। किसका हुआ? इंडिया का, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो वहां पर रिटर्न बढ़ गया, तो वहां के इन्वेस्टर्स ने अपने डॉलर कन्वर्ट करे, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करा, और डॉलर लेके वापस माइग्रेट कर गए। अब इंडिया में सप्लाई रिड्यूस हो गई डॉलर्स की, देयरफॉर आवर करेंसी स्टार्टेड डेप्रिशिएट। फर्दर हमारे देश में भी इन्फ्लेशन था, आरबीआई भी रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, और रेपो रेट को इसलिए भी इंक्रीज कर रहा था कि इन्फ्लेशन थी, बल्कि इसलिए भी इंक्रीज कर रहा था कि हम भी हायर रेट ऑफ रिटर्न दें, अदरवाइज सारे आउटफ्लो होते चले जाएंगे। तो पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट को इंक्रीज करने से दो टारगेट सेटिस्फाई हो रहे थे। एक तो डेप्रीशिएशन को कंट्रोल करने में मदद मिल रही थी, क्योंकि अब आप आउटफ्लो को रोक सकते हो, क्योंकि आप बेटर रिटर्न दे रहे हो फॉरेन इन्वेस्टर्स को। यूएस अगर 5% रिटर्न दे रहा है तो हमने भी बढ़ा दिया, हमने 6 कर दिया फिर से। पहले हमारा 4% रिटर्न था, उनका 2% था, 2% का गैप था। अब उन्होंने 5 कर दिया, हमने भी बढ़ा दिया, 7 कर दिया, हमने भी 2% का मेंटेन रखा, ताकि आउटफ्लो रुक जाए। अब ये सारी सिचुएशन थी बेटा। ये इन्फ्लेशन रेट दे रखी है, ये रेड ग्राफ जो है ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखो 9%, 10% तक का, ये कौन सी इन्फ्लेशन हो गई? ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन 10% के लेवल तक इमर्जिंग इकोनॉमीज में चली गई थी। ये पीरियड देख रहे हो, 2021 और ये 2022 है, ये यूक्रेन क्राइसिस, क्योंकि फेब्रवरी 2022 में रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। ठीक है, और यही इन्फ्लेशन एडवांस इकोनॉमीज में भी बढ़ी है, देखो वहां पर 7.2%। नाउ आर इकोनॉमिक सर्वे इज आर्ग्यूइंग दैट इंडिया डिड बेटर देन ऑल द अदर कंट्रीज। हाउ? क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन मैक्सिमम 6.8 और 7.2% तक मैक्सिमम गई थी, जो कि एडवांस्ड इकोनॉमीज के लेवल के बराबर है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ मैंने डेटा दिया है, टर्की में देखो 80%, यूएस में 9%, यानी यूएस से बेटर थी कंट्रोल्ड हमारी इन्फ्लेशन, ब्राजील में 12%, यूके में 8%। तो
सो इन इंडिया इन्फ्लेशन डिड नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल सिग्निफिकेंटली, कंट्रोल से बाहर तो गई लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं। इनफैक्ट इट इंक्रीज टू 7.8% इन अप्रैल 2022, क्योंकि फरवरी में इन्वेड करा तो जो पुराना स्टॉक था जब तक वो खत्म हुआ अप्रैल तक, फिर नया स्टॉक आता तो वो आया ही नहीं, क्योंकि क्राइसिस आ चुका था यूक्रेन और रशिया का। तब इन्फ्लेशन बढ़ गई, फिर वो इन्फ्लेशन मॉडरेट होती है। फिर हमने रशिया से कुछ सेटिंग करी होगी अपने, याद है ना, हमने फिर क्या कहते हैं अपनी ही करेंसी में उनके साथ ट्रेड शुरू कर दिया, डॉलर से हटा दिया, ठीक है, और हमने रशियन ऑयल और इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए यूरोप हमें क्रिटिसाइज भी कर रहा था। बट हमें उससे क्या, हमारे लिए तो बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फिर इन्फ्लेशन देखो दिसंबर में 5.7% आना शुरू हो जाता है। सो हाउ डिड वी टेम इट सक्सेसफुली, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो तीन कॉजेज हैं। वी डिड नॉट ओवर स्टिमुलेट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा था, जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी फर्स्ट वेव में आई, सप्लाई साइड क्रंच आया, डिमांड साइड से ज्यादा सप्लाई साइड में क्रंच था, तब हम लोगों ने ना एक विंडो बचा के रखा था। हमने बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ाया था और बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाई थी, चलाई थी, क्योंकि हमें पता था कि कुछ अनसर्टेनिटी फ्यूचर में और भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में हमें एक मार्जिन रखना होगा। बाकी कंट्रीज ने एक्सपेंशन बहुत ज्यादा कर दी थी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी की, हमने नहीं करी थी। तो इसका मतलब हमने ओवर स्टिमुलेट नहीं करा था। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइमली मेजर्स, इसमें क्या है, वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है आपकी सीपीआई में, तो जल्दी से फूड वीट पर बैन लगाया, और राइस के एक्सपोर्ट पर भी, ठीक है, और हमने ऑयल के प्राइसेस पर भी जो एक्साइज ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटीज है, रिड्यूस कर दी, ठीक है। और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी वैट रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जीएसटी में तो आया नहीं अभी पेट्रोल, तो देयर फॉर वैट अप्लाई होता है पेट्रोल पर, तो डीजल पर। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने को भी कन्विंस करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उन्होंने वो रिड्यूस करा। तो यानी हमारा फ्यूल की भी इन्फ्लेशन रिड्यूस हुई, और फ्यूल और फूड दोनों ही सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में है। एक में वेट ज्यादा है, डब्ल्यूपीआई में फ्यूल का वेट ज्यादा है, सीपीआई में फूड का वेट ज्यादा है, ठीक है। ग्लोबल स्लो डाउन प्लस गुड मॉनसून, अच्छा देखो, ग्लोबल स्लो डाउन होगा तो यानी डिमांड ज्यादा नहीं है ना। अगर ग्लोबल स्लो डाउन ना होता, बाकी कंट्रीज भी की भी बहुत हाई डिमांड हो रही होती, तब इंटरनेशनल कमोडिटीज के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ रहे होते। तो एक तो वहां से अच्छी चीज रही है, स्लो डाउन का एक अच्छा फायदा भी हुआ है कि ओवर हीटेड नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी, इसलिए कमोडिटीज के प्राइसेस ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। अदरवाइज अगर वहां पर स्लो डाउन ना हो ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा डिमांड आए तो और प्रॉब्लम होगी। और स्लो डाउन वहां पर पता है क्यों भी आ रहा है, उनकी मजबूरी है, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो उन्हें रेपो रेट हाइक करना पड़ रहा है, मनी सप्लाई रिड्यूस करना पड़ रहा है, लैंडिंग रिड्यूस कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस कर रहे हैं। तो उससे ग्लोबल स्लो डाउन का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को ये हो रहा है कि कमोडिटीज के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ नहीं रहे। दूसरा, गुड मॉनसून भी हो गया इंडिया का 2022 में, अप्रैल के बाद अच्छा मॉनसून रहा, जिससे दिसंबर में फूड के प्राइसेस में मॉडरेशन आई, ठीक है। दो WPI फेल yet CPI increase due to pass through of earlier increase in input cost, मैं आपको बता चुका हूं ये। WPI फेल हो गया लेकिन CPI राइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि टाइम लैग होता है बेटा। पहला पुराना स्टॉक पुराने WPI प्राइस पे उसमें मार्जिन ऐड करके सीपीआई पे सेल करेगा रिटेलर। अब पीछे से महंगा होके आया है तो पुराना स्टॉक जाने के बाद वो नए स्टॉक को सेल करेगा, तो इसलिए लैग रहता है। इसीलिए डब्ल्यूपीआई गिर भी जाता है तो सीपीआई इमीडिएटली नहीं गिरता है, वो कुछ टाइम बाद गिरता है, वो लैग रहता है उसके अंदर। ऑल्सो कोर इन्फ्लेशन रिमेन्ड स्टिकी, अच्छा, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में डिफरेंस हमें पता है। तो कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रही है, कोर इन्फ्लेशन में ज्यादा चेंज नहीं आया, तो यानी मेजोरिटी जो इन्फ्लेशन आ रही है फ्यूल और फूड से आ रही है। अब F23 का मतलब तुम्हें पता ही है ना, ये 2022 की भी बात हो रही है, क्योंकि अप्रैल 1 2022 से लेके मार्च 31 23 तक कौन सा ईयर काउंट होएगा, फाइनेंशियल ईयर 2023 बिगैन। इसीलिए तुम्हें लगेगा ना, मैंने यहाँ पे FY23 लिख दिया, तुम बोलोगे सर वो तो February 23 में था,
तो उसका इफेक्ट ये बताया जा रहा है कि मेजोरिटी तो वो 2022 में ही रहा है, इसलिए तो कंफ्यूज नहीं होना। बिगेन विद द रशिया यूक्रेन फेब्रवरी 22 में थी, तो अब फाइनेंशियल 23 कब शुरू हो गया? 31 मार्च, 31 मार्च 2022 में FY23 शुरू हो चुका है। तो जस्ट कुछ दिन पहले ही रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था, ठीक है। दैट लेड टू हाई हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट इन अप्रैल 2020। In financial 23, retail inflation was mainly driven by higher food inflation, while core inflation stayed at moderate level. Food inflation ranged between 4.2 to 8.6% between this, while the core inflation rate stayed around 6%. तो बहुत कम डेटा मैंने डाला है, 2-3 लाइनें ही है, क्योंकि इतना ऐसे डेटा कुछ याद नहीं रहता है। बस हमें ये याद रहना चाहिए कि भाई 6% से ऊपर जाते ही हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग ब्रीच होगी, और 6% से नीचे रहती है तो इन्फ्लेशन टॉलरेबल ही रहती है। तो कोई भी डेटा तुम 7-8% कुछ लिख देना कि 6% से ऊपर है, ठीक है। अब ये देखो, जो हमने वहां पर डिस्कस करे थे ऐसी ही टेबल यहाँ पर दिखाई गई है। अच्छा देखो, बेस ईयर वहां पर 2010 था ना बेटा, तो वो चेंज कर दिया गया है, बेस ईयर 2012 हो गया। तो अब तुम्हारा सीपीआई सी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सीपीआई सी में देखो, फूड की कितनी वेटेज है? 45.9%, ठीक है। फ्यूअल और लाइट की 6.8%, क्लोथिंग की, हाउसिंग की, टोबैको, पैन, इंटॉक्सिकेंट, इन सब का वेट दे रखा है, ठीक है। और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट गुड्स का और बाइफरकेशन में वेट्स दे रखे हैं, और ज्यादा सब डिवाइड करके देखो। एग का कितना वेट है, यानी एग जो है पूरी की पूरी ओवरऑल इंडिया के कंज्यूमर्स की एक्सपेंडिचर में 0.4% होता है, ठीक है। मिल्क 6.6%, ज्यादा इंडिया के लोग मिल्क यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 6% वेजिटेबल, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स 9.7%, ठीक है। अब बैनर्स लॉ क्या कहते हैं कि इसका वेट बढ़ने लग जाए अगर मीट एंड फिश का, एग का, मिल्क का, फ्रूट, वेजिटेबल्स का, तो ये प्रोटीन रिच डाइट की वजह से प्रोटीन लेड इन्फ्लेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये बस तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताया गया कि देखो, ये फाइनेंशियल 23 में 7%, यानी हमारा 6% का टारगेट क्रॉस कर दिया, ठीक है। उससे पहले कंट्रोल में आ गई थी, देखो ये हम यही बता रहे थे कि 2020 में ये 6% गई थी, फिर और ज्यादा बढ़ी थी लॉकडाउन में, क्योंकि सप्लाई शॉक डोमिनेट कर गया था डिमांड शॉक को। उसके बाद फिर रिकवरी जब होनी शुरू हुई थी, सप्लाई चेन ठीक होनी शुरू हुई थी, ट्रेड अगेन ओपन होना शुरू हुआ था, लोगों ने काम करना शुरू करा था, प्रोडक्शन एक्टिविटी रिज्यूम होने लगी थी, फिर सडनली बीच में रशिया यूक्रेन क्राइसिस होता है और आउट ऑफ कंट्रोल फिर से चली जाती है इन्फ्लेशन। तो अब इसमें ये बताया गया है कि कौन सी इन्फ्लेशन ज्यादा है। फूड की देखो, सीरियल्स में 9.3%, वीट और राइस में आ रहा है, ठीक है। फ्यूएल में देखो 10.5% आ रहा है, और इससे पहले तो और ज्यादा आ गया था, ठीक है। अब हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन देखो, कोर इन्फ्लेशन लगभग 6% स्टक हो गई है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें टोटल इन्फ्लेशन आती है फूड, फ्यूएल और कोर को इंक्लूड करके, देखो इस चीज को और समझो। ये कोर इन्फ्लेशन 47% है। 47% क्या दिखा रहा है? वेट, यानी बाकी सारे वो आइटम फूड वाले हटा दो, 45% हटा दो इस 100 में से, ठीक है। और फ्यूल कितना है? हाँ, ये हटा दो, तो ये आपका ना 47 ही बन जाएगा, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को हटा के कोर इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो और फूड, खाली फूड इन्फ्लेशन देखें तो सिर्फ ये 45.9% वेट वाला, तो ये 7% है, यानी मेजोरिटी मेजर इन्फ्लेशन कहाँ से आई है बेटा? कौन सी साइड से? फूड से आई है, ठीक है।
अब ये ग्राफ है देखो। सर हाँ हाँ बताओ। सर ये ऊपर वाला जो टेबल है इसमें तो सारे एलिमेंट्स ही आ गए, फिर ये मिसलेनियस मतलब? मिसलेनियस में और भी कुछ हैं, छोटी मोटी चीजें और भी हैं, सारे नहीं बताए हैं ना इन्होंने। ओके सर। मिसलेनियस में और भी चीजें होंगी बेटा, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कुछ पिक्चर की टिकट वगैरह, कुछ ऐसे ऐसे आइटम। गैम्बलिंग वैम्बलिंग, कुछ छोटी मोटी ऐसे आइटम्स होते हैं। तो बाकी समझ में आ रहा है ना ये? हेलो। तो अब देखो आप कोर इन्फ्लेशन को देखो। कोर इन्फ्लेशन ग्रीन लाइन है, ये 6% पर कंट्रोल्ड है। देखो कौन सी इन्फ्लेशन ज्यादा वोलेटाइल है? फूड की। और फूड ही वोलेटाइल किसको बना रहा है? हेडलाइन को। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन फूड के शेप ले लेती है। अब ब्लू लाइन नीचे आ रही है तो हेडलाइन नीचे आ गई, ब्लू लाइन ऊपर गई तो हेडलाइन ऊपर चली गई, क्योंकि हेडलाइन में तो फूड भी आ गया ना, कोर में फूड नहीं आता है। तो इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन रिएक्ट करती है फूड इन्फ्लेशन को। तो इंडिया में मेजर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कहाँ से आई है? अगर आपको कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे, अभी मान लो अभी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, देखना आप। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि अभी रिसेंट में कोर इन्फ्लेशन बहुत वोलेटाइल रही। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता है वो तो वोलेटाइल रही नहीं। कौन सी वोलेटाइल रही है? फूड इन्फ्लेशन रही है। ठीक है, तो और ये बोल दे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत स्टेबल रही है। तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट देते हैं और एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे हेल्प करती है। तो रिटेल इन्फ्लेशन driven by food commodity. Retail inflation mainly stem from agriculture allied sector, housing, textile, pharmaceutical sector. Further global spillovers representing the imported inflation. तो इंपोर्ट भी होती है इन्फ्लेशन। कैसे? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का चैनल क्या है? ड्रिवन बाय प्राइस प्रेशर इन एनर्जी, जो फ्यूल, माइनिंग, केमिकल्स, ये जो महंगे होके पीछे से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, ये स्पिल ओवर होते हैं हमारे पहले तो डब्ल्यूपीआई में। और डब्ल्यूपीआई में फिर जब ये स्पिल ओवर होंगे तो डब्ल्यूपीआई में भी मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स होते हैं, वो हमारे सीपीआई में भी जाएंगे। तो ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का चैनल हो गया। ये सारे आइटम्स ये पहले हमारे डब्ल्यूपीआई में आ जाएंगे और फिर विद टाइम लैग ये सीपीआई में स्पिल ओवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का चैनल भी इन्फ्लेशन को वोलेटाइल बनाता है। देन फूड एंड बेवरेजेस, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट वर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन में एक और चीज भी है सीपीआई के अंदर, एजुकेशन की तरफ से भी इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि जब स्कूल रीओपन हुए तो स्कूल्स की भी फीस हाइक हुई। तो ये इन्फ्लेशन इन द एजुकेशन सब ग्रुप सर्ज्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्कूल रीओपनिंग फॉर इन पर्सन क्लासेस आफ्टर पेंडेमिक। हाउएवर हेल्थ सब ग्रुप मॉडरेट हो गया, क्योंकि हेल्थ की डिमांड उल्टा है ना। जब स्कूल की डिमांड बढ़ी तो हेल्थ की डिमांड रिड्यूस हो गई, क्योंकि स्कूल की डिमांड तभी बड़ी होगी जब कोविड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, है ना। तो सीपीआई में रिटेल इन्फ्लेशन को सीपीआई इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सीपीआई बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन को कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर फूड एंड बिवरेजेस, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट और एजुकेशन से आया। पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स वाले सेगमेंट में, मिसलेनियस में, यहाँ से भी इन्फ्लेशन आई। तो ये देखो, ये डायग्राम देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये बेटा ये स्टार दिख रहे हो छोटे छोटे, ये क्या है? वेट। वेट फूड एंड बेवरेजेस का कितना वेट है ना? 40.9%। ये 45.9%। तो फूड एंड बेवरेज का ये वेट दिखा रहा है। अच्छा, अब ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये पर्पल लाइन ये दिखा रही है कि इन आइटम्स का वेट तो इतना है। पॉइंट टोबैको इंटॉक्सिकेंट का 2.4% वेट, मिसलेनियस का 28 पॉइंट, फ्यूल एंड लाइट का 6.8,
हाउसिंग का 10 एंड क्लोथिंग एंड फुटवेयर का 6.5। तो ये तो वेट है इन्फ्लेशन में, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन देखना है कि इस फूड बास्केट में सीपीआई की, जिसके ये डिफरेंट डिफरेंट वेट है पर्टिकुलर आइटम्स के, उसमें जब ये सीपीआई चेंज हुआ है तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी साइड से आया है। तो यहां पर ये जो ग्राफ देख रहे हो ना आप, यानी इस सीपीआई में जो चेंज आया 2020 फाइनेंशियल 23 में, वो चेंज जो इन्फ्लेशन बढ़ी उसमें कंट्रीब्यूशन 47-8% फूड एंड बेवरेजेस का है और फ्यूल एंड लाइट का 10% है। ब्लू लाइन फाइनेंशियल ईयर 23 की है, ग्रीन 22 की और रेड 21 की है, ठीक है बेटा। तो ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये हमें ये दिखाता है कि देखो हमारी इन्फ्लेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है। अब देखो इस डायग्राम को समझ के, किसका है हमारी इन्फ्लेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन, फूड एंड बेवरेजेस का है फाइनेंशियल ईयर 23 में, उसके बाद मिसलेनियस का है, फ्यूल एंड लाइट का है, हाउसिंग का है, क्लोथिंग का है। देखो ये ग्रीन वाली से बड़ा है, क्लोथिंग ग्रीन वाली से बड़ा है पर्पल ग्राफ, ठीक है। जबकि फ्यूल एंड लाइट का कंपोनेंट देखो ये रिड्यूस हुआ है, तो फ्यूल एंड लाइट का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हुआ है इन्फ्लेशन में। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में मेजर कंट्रीब्यूशन कहां से आया है बेटा, फूड से एंड बेवरेजेस से एंड क्लोथिंग एंड फुटवियर से, फ्यूल एंड लाइट से कम आया है, तो वो 21 से ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? हेलो सर वेट मतलब कंजम्पशन हो गया ना इधर, क्या पूछ रहे हो बेटा? वेट मतलब कंजम्पशन है ना इधर, वेट मतलब? कंजम्पशन हो गया ना, मतलब हाँ पॉपुलेशन की कंजम्पशन। हाँ, मतलब मैं बताता हूँ आपको वेट का क्या मतलब है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं कि अगर ये 100 पीपल की कंट्री है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो स्पेंडिंग करते हैं, अगर मनी की टर्म में, वैल्यू की टर्म में देखा जाए, तो ये सारे के सारे लोग 45.9% अपनी एक्सपेंडिचर फूड पर करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। यानी 100 बंदों ने मिलकर 100 रुपए अगर खर्चे हैं, तो ये 100 रुपए में से 45.9% फूड एंड बेवरेजेस पे खर्चते हैं, ठीक है। ये वेट डिसीजन। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, तो देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं इसलिए आपको कह रहा था कि देखो 3 फार्म लॉस जो मोदी जी लेके आए थे उसका मैंने आपको बताया था, उसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। नेगेटिव तो ये कि वो सोशल कंसर्न गवर्नमेंट ने, और जो गवर्नमेंट का तरीका था लॉ को बनाने का उसमें प्रॉब्लम थी, सोशल कंसर्न नहीं टैकल करे। लेकिन इकोनॉमिक रेशनैलिटी उसकी बिल्कुल सही थी, यानी इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो फार्म लॉज इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमारी कंट्री में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अगर हमारे पास आ जाए बेटा, तो हम बहुत सारा वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं, जिससे उनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स में मैं अगर आपको बताऊं, रिकॉल कोबवेब डायनामिक मॉडल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आप क्या देखते थे कि कैसे हमारा वो जो प्राइस था वो यूं कोबवेब की तरह फ्लक्चुएट होता रहता था, और उसके बेसिस पे कभी सप्लाई ज्यादा, कभी डिमांड कम, कभी सप्लाई ज्यादा, इस तरीके से वोलेटिलिटी रहती थी जो है वेजिटेबल्स और व्हीट और राइस के प्राइसेस में, ठीक है। अब वो मॉडरेट हो जाएगी अगर आपने कोल्ड स्टोरेज बना रखा है तो, क्योंकि आप फिर स्टोर कर सकते हो, और एक फार्मर जो है तभी सेल करेगा जब उसका सही टाइम होगा, जब उसकी सही डिमांड होगी। अब वो क्यों सेल करेगा जब ओवर सप्लाई हो गई है और प्राइसेस बहुत रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। बट फिलहाल अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो हम ये देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय वेजिटेबल एंड सीरियल, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है कौन सा था बेटा? टोमेटो। टोमेटो का देखो प्राइस जो है, इन्फ्लेशन 150% पे पहुंच गई थी मई जून में, ठीक है। और पोटैटो और अनियन की इन्फ्लेशन भी बहुत आती रहती है। हावेवर दिस टाइम अराउंड
पोटैटो और अनियन की इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं थी, अनियन तो इनफैक्ट नेगेटिव में चल रहा है, पोटैटो एक मैनेजेबल लेवल में, लेकिन टोमेटो की इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। और देखो टोमेटो का ग्राफ देखो, वो सिमिलरली वेजिटेबल ग्राफ से मैच कर रहा है। तो यानी वेजिटेबल सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन टोमेटो से आ रहा था, ठीक है। और ऐसा हुआ क्यों था, अनसीजनल रेन हो गई थी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो अगर पहले से स्टॉकिंग हो रखी होती टोमेटो की तो बेटा ये प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। यानी हमारी मॉनसून बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से तुम समझ सकते हो कि क्यों फार्मर्स को लोन वेवर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट आर डिपेंडेंट अपॉन मैनी अननोन फैक्टर्स जब वो इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली farming is also a business, so farmers also depends upon many uncertainties, therefore they need protection, and for that protection government of India has done a has brought a wonderful scheme, which is there are two schemes, PM किसान योजना और एक है क्रॉप प्रोटेक्शन स्कीम। वो दोनों स्कीम्स आप देखना, पीएम किसान में तो 3 times 4 months के बाद 2000 मंथ रुपीस दिए जाते हैं फार्मर्स को। और एक क्रॉप प्रोटेक्शन स्कीम है, उसमें जो है आपसे फार्मर से कुछ प्रीमियम लिया जाता है और गवर्नमेंट कुछ प्रीमियम देती है, मेजोरिटी गवर्नमेंट प्रीमियम देती है। और जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स, ड्यू टू वेदर वैगरीज और अनसर्टेनिटीज, then that scheme becomes very useful. So ये बस यहाँ पर डिस्कस कर रहा था। अगेन अब आपको ये बताया जाता है कि पल्सिस की इन्फ्लेशन ना काफी मॉडरेटेड रही। देखो ये AIDC की फुल फॉर्म एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल सेस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल सेस। तो दालें इसलिए भी महंगी होती हैं कि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम दालों पे गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा देती है, सेस। तो सेस रिड्यूस कर दिया, ये गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी मेजर है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दालों की इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो फिलहाल के लिए वो सेस हटा देते हैं ताकि रिटेल प्राइस पल्सिस का कंज्यूमर्स को ज्यादा ना हो, ठीक है। सो इन्फ्लेशन म्यूटेड मींस कंट्रोल में रही ड्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेनिंग बफर स्टॉक पहले से मेंटेन थे। दूसरा, हमने जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी वो हटा दी कि अगर पल्सिस की शॉर्टेज इंडिया में है तो क्यों ना हम इसे इंपोर्ट कर ले। देखो बेटा इंडिया जो है मैक्सिमम कंजम्पशन करता है पल्सिस की, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज में तो नॉन वेज काफी यूज होता है, तो वो तो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉन वेज से पूरी कर लेते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लाइक यू पीपल एंड मतलब मैं जैसे वेजिटेरियन हूँ प्योर, तो मैं तो बेटा कभी नॉन वेज खा ही नहीं सकता, मैं प्रोटीन कहाँ से कवर करूंगा, पल्सिस से। तो इंडिया के लिए पल्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर पल्सिस बहुत, जब इन्फ्लेशन आ जाती है पल्सिस में काफी प्रॉब्लम हो जाती है, पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। और इंडिया बहुत सारी पल्सिस खुद भी प्रोड्यूस करता है, बट स्टिल क्योंकि हमारी मेजर डाइट स्टेपल डाइट ही पल्सिस है, तो देयर फॉर वी ऑल्सो इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटीज हटा दी तो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कम आ जाएगा पल्सिस के कंटेक्स्ट में, और ये सेस भी हटा दिया। In cases of cereal, government of India banned wheat export and imposed export duty on rice. तो ये certain measure of government है जो कि laudable है कि जिससे गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंपेयर टू अदर कंट्रीज कंट्रोल रखा। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल, अब एडिबल ऑयल की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया की, क्योंकि इंडिया जो है अपना पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये बहुत सारा ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल सर्ज्ड इन F22 owing to shortfall in global production and increase in export tax levied by various countries। तो बाकी कंट्रीज को भी अपने लिए ऑयल बचाना था, तो उन्होंने भी वहां पर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया, तो इसलिए फिर हम लोग हमारे लिए काफी महंगे हो रहे थे और ऑयल की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे थे। इंडिया मीट्स, ये डेटा देखो इंपॉर्टेंट है, कभी कोई तुमसे बोल दे कि इंडिया इज, ऐसी स्टेटमेंट आ जाए यूपीएससी के
पेपर में कि इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल, तो एकदम गलत है, क्योंकि मेजोरिटी डिमांड या कुछ ऐसा दे दे कि इंडिया मीट्स 80% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑयल कंजम्पशन, तो नहीं, 60% हम इंपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 60% हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पर है। India meets 60% of its edible oil demand through imports, making it vulnerable to international movement in prices. For instance, sunflower oil 15% of our total edible oil. तो 15% पूरे ऑयल में पाम ऑयल भी यूज करते हैं, सोयाबीन ऑयल भी यूज करते हैं। टोटल डिपेंडेंस सनफ्लावर ऑयल पे कितनी है? 15%। इज प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। अब यहाँ पर तो वॉर हो गया। सो FY22 saw edible oil inflation on account of international price pressure. However, inflation remained subdued in FY23 because of rationalization of tariff and imposition of stock limits to control hoarding and black marketing on edible oil and oilseeds. तो ये गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगाई, इससे थोड़ी मॉडरेशन हुई और टैरिफ रिड्यूस कर दिए इंपोर्ट्स पर ऑयल के। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट के मेजर है। अगेन फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है 1 जनवरी 2023 से। उसमें 80 करोड़ जनता को, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, नोट्स और ज्यादा बन जाते, ये स्कीम आपको रीड ही कर लेनी चाहिए, जरा सा गूगल करके देख लेना। 3-4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फ्री राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ पब्लिक को। डोमेस्टिक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, अब ये फ्री राशन में क्या क्या आइटम है ये देख लेना, व्हीट, राइस, ठीक है, पल्सेस ऑयल है कि नहीं है या कितने अमाउंट में है, ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। डोमेस्टिक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, अब ये WPI की इन्फ्लेशन की बातें चल गई है बेटा। आप देखो यहाँ पर फिर अलग अलग वेट है, वहां पर फूड आर्टिकल में 45% था, यहाँ देखो 15% ही है, और बाकी के जो बच गए 7% प्राइमरी आर्टिकल के अंदर फूड आर्टिकल भी आता है। फूड आर्टिकल में सीरियल आता है, पल्सेस आता है, वेजिटेबल आता है, फ्रूट्स आते हैं। अब पल्स सीरियल वेजिटेबल इन्फ्लेशन को देखें, देखो वेजिटेबल इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा है टोमेटो की। पल्सेस इन्फ्लेशन को देखो, 0 कंट्रोल में है। सीरियल इन्फ्लेशन हो गई थी, इसलिए एक्सपोर्ट वगैरह बैन लगाने पड़े। अच्छा, फिर आपका फ्यूल में देखो, फ्यूल में इन्फ्लेशन है, मेजर इन्फ्लेशन यहाँ पर कहाँ है? हाई स्पीड डीजल में, पेट्रोल में। अच्छा, ये डेटा ना बेटा ऐसे याद मत करना, ये याद करने के लायक भी नहीं है ना, ये कोई पूछेगा, ये बस हम देख रहे हैं तो थोड़ा एक मेजर आइडिया रहने लग जाए तुम्हें, ठीक है। बस तुम्हें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि फूड और फ्यूल से इन्फ्लेशन आई CPI में, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं WPI की, तो WPI में कहाँ से इन्फ्लेशन आई ये देखते हैं। प्राइसेस ऑफ आइटम लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल, chemical and chemical products and edible oil with maximum exposure to international prices translated into a rise in domestic WPI। ठीक है बेटा, एडिबल ऑयल में देखो 23 में कम हो गया, बहुत कम आ गया देखो कंट्रोल में, लेकिन यहाँ पर देखो मेजर इंक्रीज था फाइनेंशियल ईयर 2022 में 30, ठीक है। और मिनरल्स में देखो, तो यहां से मेजर इन्फ्लेशन आई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पर तो 62 था % इन्फ्लेशन, LPG में भी 43 थी, हाई स्पीड में तो में कंटिन्यू है, यहाँ पर तो रिड्यूस ही नहीं हुई, इनफैक्ट इंक्रीज ही हुई है। तो मेजर इन्फ्लेशन कहाँ से आई है? बेसिक मेटल और इन सारे आइटम से। सो WPI लो ड्यूरिंग कोविड, तो देखो ये पहले की विंडो में देखो बड़ा कम है, इसमें देखो नेगेटिव में चल रहे हैं, बल्कि देख रहे हो बेटा बहुत सारी फिगर्स। क्यों? WPI लो ड्यूरिंग कोविड बट स्टार्टेड राइजिंग पोस्ट पैंडेमिक विद रिकवरी ऑफ डिमांड। अच्छा, कोविड के दौरान ये कम क्यों था? क्योंकि WPI किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही थी, तो इसलिए WPI भी ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, लेकिन कंजम्पशन हो ही जा रही थी, इसलिए CPI बढ़ रहा था।
ठीक है, तो इसकी भी हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है और कोर इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, ये तुम्हें पता ही है ना बेटा। ठीक है, ये इसको देख लें। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ WPI इन्फ्लेशन इज इम्पोर्टेड, क्योंकि बहुत सारा गुड्स तो इम्पोर्टेड आता है। द हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल हैज मेंट दैट ट्रांजिटरी इफेक्ट ऑफ राइजिंग इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन डोमेस्टिक प्राइसेस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ है, इसलिए मैंने इसे रेड में हाईलाइट करा है। आरबीआई स्टडी क्या इंडिकेट करती है कि 1% इंक्रीज प्राइस में होता है ना अक्रॉस ऑल कंट्रीज और ऑल सेक्टर्स, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट 63 बेसिस पॉइंट होता है। देखो यहां पर दो इफेक्ट हो गए। जब ग्लोबल इन्फ्लेशन हुई एक सारी कंट्रीज में एक और गुड्स को लेके, तो उन गुड्स का प्राइसेस वहां पर 1% राइज हुआ, हमारे यहाँ पे भी 1% राइज हो गया। उस 1% के एडिशन में 0.63 बेसिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू राइज होएगा। ठीक है, ये बताना चाह रहा है ये इसमें। इन एडिशन टू डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ 100 बेसिस पॉइंट, 63 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा ट्रेड के साइड से आएंगे। ठीक है, तो आरबीआई ये कह रहा है 1% इंक्रीज इन prices across all countries and sectors due to global inflation shock could increase inflation in India by around 63 basis points through second round effect and global spillover in addition to direct 100 बेसिस पॉइंट। तो यानी जब ग्लोबल इन्फ्लेशन आती है तो इंडिया पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वहां पर 1.1% से इन्फ्लेशन आ रही है तो इंडिया में 1.63% से इन्फ्लेशन बढ़ती है। अच्छा, कब ऐसा होता कि इंडिया में 1.63% से ना बढ़कर इनफैक्ट 1% से लेस से बढ़ती? जब हमारी जो कंजम्पशन की जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की जो बास्केट है वो इंपोर्ट पर कम डिपेंड करती। अगर 1% से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना हमारे देश में, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का बास्केट बहुत ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स पर भी डिपेंडेंट है। ये समझ में आया आपको? तभी ऐसा हो सकता है कि वहां पर 1% बढ़ी और हमारे यहाँ 1% से ज्यादा जा रही है। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। हमारे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई बास्केट में कुछ ऐसे आइटम्स है जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो वहां पे 1% बढ़ा, फिर उसके बाद जो उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ऐड करके यहाँ पे 1.63% बढ़ेगा। समझ में आया? हेलो जी सर। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं, कई बार ये मिस हो जाते। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस इन वर्ल्ड मार्केट ऑन WPI वाज क्लियरली विजिबल स्पेशली इन प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड बेसिक मेटल। ठीक है, ये प्राइमरी आर्टिकल की देख सकते हो इन्फ्लेशन राइज हो रही है, ये फ्यूल की, मैन्युफैक्चर्ड की देखो रिड्यूस हो गई है। तो कहाँ से आ रही है? डोमेस्टिक होलसेल इन्फ्लेशन दो आइटम से आ रही है। कौन से? फ्यूल एंड पावर। प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर और प्राइमरी आर्टिकल से। तो बस इतना ही पता होना चाहिए तुम्हें। वैसे मैं बताऊं ये बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन स्टिल हमें इकोनॉमिक सर्वे करना था तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब ये कुछ गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, कैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस करे। ठीक है, कैलिब्रेटिंग एक्साइज ड्यूटीज 5 रुपए 10 रुपए ये कैसे रिड्यूस करे, ऐसे ही प्लास्टिक आइटम पे, ऐसे स्टील पे, कॉटन पे। ठीक है, और डायमंड केमिकल। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है ये बेसिकली आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा गवर्नमेंट के मेजर्स के थ्रू। अब ये है फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन, डिक्लाइनिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल। ठीक है, अब देखो इस वक्त जो है आपकी क्रूड ऑयल इंडिया बास्केट, ब्रेंट क्रूड ऑयल। अच्छा देखो मैं तुम्हें बताऊं, जो क्रूड ऑयल होता है वो दो टाइप का होता है, एक स्वीट और एक सोर क्रूड ऑयल। उसमें स्वीट और सोर क्रूड ऑयल का क्या मतलब हुआ? सल्फर का कंटेंट कितना है। ठीक है, सल्फर का कंटेंट अगर 5% से कम है तो स्वीट हो गया, 5% से ज्यादा है तो सोर हो गया। और सल्फर के कंटेंट पर डिपेंडेंट कि वेदर द क्रूड ऑयल इज स्वीट और सोर, उसके प्राइसेस में भी डिफरेंस होता है। तो ब्रेंट ऑयल क्रूड ऑयल जो होता है वो स्वीट क्रूड ऑयल है। और जो इंडिया का यहाँ पे ग्रीन क्रूड ऑयल लिखा गया है ये बेटा बास्केट है, देखो इंडियन बास्केट, तो इसमें कुछ स्वीट है कुछ सोर है, तो मिक्स है। ठीक है, इसीलिए तुम्हें ये लगेगा कि सर ये दो दो ग्राफ का क्या मतलब हुआ, ब्लू ब्रेंट क्रूड ऑयल, ग्रीन क्रूड ऑयल।
इंडियन बास्केट, क्योंकि वो मिक्स क्रूड ऑयल है। तो ये दिखाया गया है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कर्व की शेप को देखो, उसी को लगभग इंडिया की क्रूड ऑयल की जो इंडिया की जो बास्केट है उनके प्राइसेस को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। देखो ब्लू लाइन जब ऊपर जा रही है ब्रेंट ऑयल की, तो इंडिया की बास्केट भी जा रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की बास्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। और ये बताया जाता है कि दिसंबर 2021 में सबड्यूड ग्लोबल डिमांड थी, कोविड की वजह से फैक्ट्रीज ही रन नहीं कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन तो कहीं हो ही नहीं रही थी, तो डिमांड ही कम थी, तो बेटा इन्फ्लेशन नहीं हुई। अब लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, रिकवरी होती है, तो देखो इन्फ्लेशन एकदम से जंप करती है, किसकी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज आता है। फिर उसके बाद दोबारा ये यूक्रेन क्राइसिस का जंप आता है, ठीक है, जून में, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लाई रिड्यूस कर दी ओपेक कंट्रीज ने। ये पूरा रिफ्लेक्शन बता रहा हूं मैं कि ये इसलिए मैंने ये पूरा ऑरेंज में करा है कि ये जो इंक्रीज था इसके 2-3 रीजन थे। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई थी पोस्ट कोविड, तो यहाँ पर तो डिमांड सबड्यूड थी, लेकिन इस पीरियड में रिकवरी होनी शुरू हुई थी, पेंट अप डिमांड, लोग बाहर आ रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन वापस रिवाइव हो रहा था। अनदर रीजन, सप्लाई भी ओपेक कंट्रीज ने रिड्यूस कर दी थी, ठीक है, क्योंकि उनका जब डिमांड ही नहीं थी वो प्रोडक्शन क्यों करे, और उनको कम प्राइस मिल रहे हैं, तो वो सप्लाई रिड्यूस करने लग गए थे। तो ये रीजन है इसके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब बाद में फिर चीजें ये मॉडरेट हो रही है, ठीक है। Further, a cut in central excise duty and reduction in VAT led to moderation of the retail selling price of petrol and diesel in India. अब ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीपीआई है, दो रीजन है बेसिकली ये, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है बेसिकली, पहले तो कॉजेस देखा जाए तो देखो ये क्रोनोलॉजी तुम एक बार रीड कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या मैं कराऊं, मैं सोच रहा हूँ मेन तुम्हें रीजन बताता हूँ कि क्यों कन्वर्ज हुए। तो पहला रीजन देखो, कॉजेज ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। A cooling in inflation of crude oil, iron, aluminium, cotton led to lower WPI. These commodities occupy larger weight in WPI as compared to CPI. तो CPI कम नहीं हुआ क्योंकि वेट्स में डिफरेंस है ना अलग अलग कमोडिटीज में। तो इन कमोडिटीज में जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई तो WPI लोअर हुआ, लेकिन CPI नहीं, क्योंकि CPI में इन कमोडिटीज का वेट कम है। These goods are highly vulnerable to fluctuation in international prices and are used intensively by industries producing wholesale goods. As the prices cooled for these goods, the two measure of inflation began to converge. ठीक है, तो कौन से आइटम्स में इन्फ्लेशन कंट्रोल आने की वजह से सीपीआई डब्ल्यूपीआई कन्वर्ज हुआ? आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉटन। और क्यों? क्योंकि सीपीआई में इनमें कम वेट है, क्योंकि आयरन तो कंज्यूम करोगे नहीं, सीपीआई में तो कंजम्पशन वाले आइटम आते हैं। एल्यूमिनियम तो कोई कंज्यूम नहीं खाता है नहीं कोई, कॉटन तो कोई इतना कंज्यूम नहीं करता, हावेवर वो क्लोथिंग में यूज होता है, ठीक है। तो कंज्यूम तो होता है इनडायरेक्टली, बट ज्यादा कॉटन डायरेक्टली वो फिनिश्ड फॉर्म में आता है सीपीआई में, लेकिन कॉटन डायरेक्टली कहाँ यूज हो रहा होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में ये आइटम ज्यादा यूज होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉटन, ठीक है। और ये जो आइटम्स हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम। तो इंटरनेशनल प्राइसेस में जब चेंज आया तो इनमें डाउनफॉल हुआ, तो हमारा WPI मॉडरेट हो रहा था। देन अगेन अनदर रीजन, CPI इन्फ्लेशन रोज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में कौन सा? एजुकेशन सर्विसेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोर कंपोनेंट ऑफ CPIC बट नॉट इंक्लूडेड इन WPI, ये तुम्हें पता ही है। तो ये जो कन्वर्जेंस हुई, पहले WPI ऊपर चल रहा है, फिर CPI नीचे चल रहा है, तो ये कन्वर्जेंस इसलिए हुई है कि एक तरफ तो हमारे जो है, हेलो 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 हेलो, Yes. हेलो, हाँ। तो ये कन्वर्जेंस के क्या रीजन है? WPI में रिडक्शन, CPI में राइज। CPI में राइज हुआ सर्विसेज के प्राइसेस में राइज होने से, WPI में फॉल हुआ आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉटन के फॉल से, ठीक है। अब ये है आपकी बेसिकली
क्रोनोलॉजी वो देख लेते हैं एक बार। Headline inflation based on WPI CPIC started diverging in March 21 as WPI inflation touched double digit due to unfavorable base effect. Base effect क्या होता है बेटा कि पहले ज्यादा अगर आपका डाउन में चला गया है, क्योंकि वो तो पॉइंट टू पॉइंट मेजर होती है, तो पॉइंट टू पॉइंट जब मेजर होती है, पिछले साल इन्फ्लेशन अगर 4% पे चला गया, या मान लीजिए -1% पे इन्फ्लेशन चली गई WPI की, तो इस साल अगर प्राइसेस पॉजिटिव 2 या 3% पे होते हैं, तो बेस इफेक्ट क्योंकि लोअर हो गया है, मींस मैं एग्जांपल से समझाता हूँ बेस इफेक्ट क्या होता है। पिछले साल एक गुड़ का आइटम रुपीज जो 100 होता था, वो कोविड में डिमांड लेस होने की वजह से उसका प्राइस 80 हो गया। ठीक है बेटा। अब इस साल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हुए हैं और अब उसका प्राइस 105 हो गया है। तो इन्फ्लेशन किस से मेजर करोगे? 100 से नहीं, पॉइंट टू पॉइंट है ना, ईयर, पिछले ईयर से। ये तो 2020 में था, ये 2021 में। आपको इन्फ्लेशन मेजर करनी है 2022 की, तो ये बेस हो गया। यानी पहले से ही जब डाउन जा रखा है तो इन्फ्लेशन बढ़ के आती है। ठीक है, अब इसको रीड करो। हेडलाइन इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन WPI and CPIC started diverging as WPI inflation touched double digit due to unfavorable base effect. क्यों? मैंने रीजन लिखा हुआ है, लो डिमांड फेज ड्यू टू लॉकडाउन, वाइल CPIC इन्फ्लेशन रिमेन्ड स्टेबल। क्योंकि कंजम्पशन तो चल रही थी ना बेटा, प्रोडक्शन लो थी। द वेज बिटवीन CPIC WPI इन्फ्लेशन continued to widen before reaching its peak at 10%. ठीक है, the gap began to narrow इस पीरियड में। the path to convergence however was short lived as another inflation pressure came in Russia Ukraine. The major brunt of commodity supply chain disruption increased demand for essential was reflected in WPI with a short lag of 2 months. Another point, it was only after global commodity prices including crude softened and effect of strong supporting domestic factor of monsoon, vaccination, economic resumption etc. started to felt that wedge began to narrow. It closed down in November 22. ठीक है, तो बस ये क्रोनोलॉजी और ये इसके रीजन है, बस और कुछ नहीं है, इसमें खत्म हो गया। फॉलिंग इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपना ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इन्फ्लेशन बोथ प्राइस को सेट कौन करती है? बिजनेस क्लास, याद करो फिलिप्स कर्व में और कैल्डोर मॉडल में भी। प्राइस को सेट कौन करती है? बिजनेस क्लास, और प्राइस को टेकर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो दोनों की जो एक्सपेक्टेशन है वो कंट्रोल में आ गई है। किसकी वजह से? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की वजह से। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की वजह से क्यों आ गई? क्योंकि एंकरिंग हो गई। एंकरिंग क्या होती है? ये शिप है, ये ओशियन, ये एंकर डाल दिया, अब ये यहाँ से मूव नहीं कर सकती। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने अपना डेडिकेशन और कमिटमेंट अनाउंस कर दिया दैट इन्फ्लेशन विल ऑलवेज बी रिमेन इन +2- बैंड ऑफ 4%, यानी 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन हमेशा रहेगी। तो जो हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं, दोनों के माइंड में इन्फ्लेशन फॉर्मेशन हो गई कि नेक्स्ट ईयर 6% से इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि RBI का कमिटमेंट है। उसको कुछ भी करके वो रेपो रेट बढ़ाए, चाहे मनी सप्लाई की सख्त कर ले, MSS स्कीम को लेके आके, या SDF स्कीम लेके आ गया जो हमने अभी रिसेंट लेक्चर में डिस्कस करा था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, या जो है ऑपरेशन ट्विस्ट यूज करा था हमने, जो एक्सप्लेन करा था ऑपरेशन ट्विस्ट और SDF। तो किसी भी तरीके से उसने मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है, और इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बैंड के अंदर रखना है। फ्लेक्सिबल FIT, इंडिया में फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। US में 2% की फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, हमारी फ्लेक्सिबल है। अब ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ये मतलब हुआ बेटा कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जब हमने कमिटमेंट बता दिया है कि ये हमारे RBI का कमिटमेंट है, तो लोग जो है ना, उनकी साइकोलॉजी में याद करो कि वो ब्लैंचार्ड का जो हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो इन्फ्लेशन में फिलिप्स कर्व पढ़ा था, कि वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों की साइकोलॉजी, वॉर साइकोलॉजी थी। बहुत सालों तक इन्फ्लेशन नाम की चीज ही नहीं थी, इसीलिए वो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व रिवाइव हुआ था।
वो बना था, डिजाइन हुआ था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज होती है, इसीलिए उनको बार बार फूल बनाते रहे। लेकिन जब लगातार 10 सालों तक इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहने लगी तो उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन चेंज कर दी और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन फिर पॉजिटिव रहने लगी। और जब वो पॉजिटिव रहने लगी तो वो नॉर्मल फिलिप्स कर्व ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड है? यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेशंस की एंकरिंग कर रहे हैं। तो भले ही स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है इंडिया में, बट एक्सपेक्टेशन भी एक वेज प्राइस स्पाइरल क्रिएट करती है। तो आरबीआई इज ऑफ द ओपिनियन दैट कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग से हमने स्ट्रक्चरल जो मॉनसून या एग्रीकल्चर साइड के सप्लाई साइड शॉक से इन्फ्लेशन आएगी वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट लोगों की साइकोलॉजी और उनकी एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि बिजनेस क्लास अपने प्रोडक्ट का प्राइस और एग्रीकल्चरल और जो वर्कर्स हैं वो अपनी वेज का बार्गेन अगले साल की एक्सपेक्टेशन पर बेस करेगा। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन को हमने फिक्स कर दिया है, एंकरिंग कर दी है कि वो 6% से ऊपर नहीं जाएगी, तो एटलीस्ट वी आर अश्योर्ड दैट 6% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाएगी। जबकि ऐसी सिचुएशन 1970s में नहीं थी, क्योंकि 1970s में बेटा इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाम का कंसेप्ट ही नहीं था। तो इसलिए वहां पे इन्फ्लेशन का तुमने डेटा देखा 9% है, इसलिए वहां पे इन्फ्लेशन 13-14-15% भी हो जाती थी, 16% भी हो जाती थी। अभी रिसेंट में 2012-13 में जब वो सॉन्ग पॉपुलर था महंगाई डायन मार डालेगी, 13% इन्फ्लेशन हो गई थी। अब वो 13% सीपीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करके एंकरिंग कर दिया इन्फ्लेशन टारगेटिंग से, तो वो अब कंट्रोल में आ गई। तुम्हें इंपोर्टेंस समझ में आई? देखो इकोनॉमिक सर्वे में बस इतना ही लिखा हुआ था, ये वर्ड एंकरिंग। अब इससे बता क्या ही पता चलेगा किसी बच्चे को, और जो नॉन इकोनॉमिक ऑप्शनल का है उसको तो कुछ पता ही नहीं चलना। ये एंकरिंग वर्ड का मतलब ये है कि हमने उनकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को बांध दिए हैं। समझ रहे हो? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़ूं? थोड़ा सा ही बचा अब, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है? समझ में आया? लिंक करा तुमने? हेलो कशिश, Yes, sir. लिंक कर पाई Yes, हो? sir. आ ये गया. Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये लिंक कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ोगी आने वाले टाइम में, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे 2-3। अच्छा देखो, ये बिजनेस हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आर फॉलिंग, इसीलिए तो फॉल हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमने एंकरिंग कर रखी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अच्छा, हॉकिश एमपी, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंक्रीज रेपो रेट अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अभी तुम्हें पता है क्या होती है, इसीलिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे पहले कराया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होता तो क्या करते। हमने कितने बढ़ाए थे? अच्छा, यूरोप और यूएसएस ने तो 400 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिए थे, हमने देखा था लास्ट लेक्चर। यहाँ पर देखो 2 to 5 से बढ़ाए हैं बिटवीन दिस पीरियड, और इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल है। अब देखो ये आंसर्स लिखे हुए हैं, हाउ इज करंट इन्फ्लेशन डिफरेंट फ्रॉम 1970s। ठीक है, जो रेड पार्ट है ना, रेड पार्ट वो इकोनॉमिक सर्वे का नहीं है, वो मैंने लिखा है, तो उसको तुम थिंक करना, जहां पर भी ये लिखा हुआ है कनेक्ट करना। Recent oil price rise are proportionally smaller than 1970s crisis, which had taken oil prices to historic high. क्यों? अब सब कुछ ऑयल डिपेंडेंट नहीं है, इतनी इलास्टिसिटी नहीं है ऑयल की। अब रिन्यूएबल्स भी चलते हैं भाई, रिन्यूएबल्स पर भी काम चल रहा है, रिन्यूएबल से भी इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं हम लोग, और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहे हैं। ठीक है, सीएनजी व्हीकल्स भी हैं, सिर्फ ऑयल डिपेंडेंस नहीं है जैसे कि पहले थी। इन कॉन्ट्रास्ट टू 1970s crisis which was confined to oil prices, the recent crisis has seen pervasive। अच्छा, उस वक्त ना सिर्फ ऑयल प्राइसेस ही थे 1970s, अब और भी सारे हैं। परवेसिव प्राइस राइजेस अक्रॉस ब्रॉडर रेंज ऑफ कमोडिटी। अब तो सिर्फ ऑयल शॉक नहीं था ना, सप्लाई शॉक था। और ब्रॉडर रेंज में क्या डाल लूं? मेडिकल आइटम्स और माइक्रोचिप्स, वो कार के लिए, प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए तो 4-4 साल लंबी वेटिंग है। तुम देखोगे एक न्यूज आई थी कि XUV 700 शायद 15-20 साल लंबी वेटिंग चल रही है। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोचिप्स ही नहीं थे, इसलिए इनके प्राइसेस भी बढ़ के आ रहे हैं।
non oil energy, some agricultural goods, fertilizers, metals, all risen above their pre-pandemic level in the current year. जबकि उस वक्त सिर्फ ऑयल शॉक लगा था। अच्छा, क्या सिर्फ ऑयल शॉक की वजह से उस वक्त इन्फ्लेशन होती थी? एक चीज मिस कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे। उस वक्त डेफिसिट फाइनेंसिंग पे कोई कंट्रोल नहीं था और उस वक्त मनी प्रिंटिंग दबा के चलती थी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, और उसी की वजह से वो स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम आने के लिए प्रिडिक्ट किया था 1950s में फ्रीडमैन ने क्या कहा था कि शॉर्ट रन में तो तुम फिलिप्स कर्व अलोंग द मूवमेंट कर्व कर लोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर लोगे हायर एक्सपेंडिचर करके मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, बट लॉन्ग रन में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आओगे अलोंग विद हायर इन्फ्लेशन। वो चीज रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई थी 70s में। तो 70s में इन्फ्लेशन वाज नॉट जस्ट द फिनोमेना ऑफ ऑयल शॉक प्राइसेस as is conventionally believed, it was also due to increased expansionary monetary policy, more printing of notes, and at that time inflation targeting was also not there. तो कोई रूल कंट्रोल भी नहीं था, इसलिए भी इन्फ्लेशन थी। ये चीज इकोनॉमिक सर्वे में मिसिंग है, इसको तुम्हें समझना और ऐड करना है। Commodity supply disruption have played a smaller role in recent price increase than 1970. The rise in commodity prices over the past year has been accompanied by a modest rise in the production of many commodities, although not oil. Global commodity supply chain have now become more efficient than in 1970s. अच्छा, अब ग्लोबल सप्लाई चेन ना ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू, ज्यादा एफिशिएंट कंटेनर सर्विसेज के थ्रू, अच्छे शिप्स के थ्रू सप्लाई चेन ना और ज्यादा कनेक्टेड हो गई है पहले के मुकाबले। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं हम चाइना +1 स्ट्रेटेजी की भी डिस्कशन करते हैं, वो भी इसीलिए है कि सारी सप्लाई चेन चाइना पर डिपेंडेंट ना हो, थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हो जाए, तो वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएगी। ठीक है, अभी आगे उसके बारे में डिस्कशन होगी। तो ग्लोबल कमोडिटी सप्लाई चेन हैव नाउ बिकम मोर एफिशिएंट देन इन 1970, हेंस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैन बी एब्जॉर्ब्ड विद ग्रेटर ईज। पहले इतनी ज्यादा कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सप्लाई चेन नहीं थी, जीपीएस नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी। अब बहुत अच्छी सप्लाई चेन है तो जल्दी ही रिकवर कर जाती है सप्लाई चेन। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1970s वाला लंबे टाइम वाला परमानेंट स्टैगफ्लेशनरी फेज नहीं आने वाला है, ये इन्फ्लेशन टेम्पररी रहने वाली है, धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाएगी। However, supply disruption could intensify over the coming year as the war in the Ukraine will lower global production of wheat, maize and तो एक डाउन साइड क्या है कि वॉर की वजह से जरूर हो सकता है। While price caps, अच्छा एक प्राइस कैप का कंसेप्ट बताता हूं। प्राइस कैप लगा दी है। प्राइस कैप क्या है? ऑन कंटेनर सर्विसेज। EU ने और G7 ने ये बोल दिया कि रशिया से जो भी ऑयल लोगी तो उसका एक इंटरनेशनल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं ये लोग, उस प्राइस से 5% कम रशिया के ऑयल का प्राइस होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल EU G7 कुछ कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपए का इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है। अब वो कहते हैं इन कंटेनर्स को, ए को बी को, कि भाई 95 रुपीस का अगर ये ऑयल चार्ज ऑयल प्राइस लगाता है तो तुम अपनी कंटेनर सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि कंटेनर सर्विसेज इनके कंट्रोल में है। ठीक है, इससे क्या होगा कि सप्लाई जो होगी रिड्यूस होगी। इससे क्या होगा कि रशिया के ऑयल की प्रोडक्ट जो सप्लाई है बेटा रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, हेलो 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 Yes, sir. यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इससे जो है रशिया को देखो क्या है ना, अपने वॉर को फाइनेंस करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा महंगा तेल बेचना चाहेगा। लेकिन अगर हम उन्हें कंटेनर सर्विसेज इस कंडीशन पे देंगे ना कि इंटरनेशनल प्राइसेस से 5% कम रखना है,
तो फिर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। ठीक है, इसके लिए EU ने और G7 ने ये प्रोविजन बनाया है, कैप्स, प्राइस कैप्स, 5% रूल ऑन कंटेनर सर्विसेज। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. अब देखो ग्लोबल इन्फ्लेशन। Global inflation has risen significantly since the start of 21, follows several years of low inflation. In contrast to this, 1970 crisis took place against a backdrop of several years of steadily rising world inflation. तो देखो अब यहाँ पर नहीं बताया ना implicit reason क्या है, and signs of de-anchoring। वहां पर इन्फ्लेशन एंकरिंग नहीं होती थी, डी एंकरिंग होती थी, वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती थी, आउट ऑफ कंट्रोल जाती जाती थी। उसका रीजन क्या है कि पहले इस ऑयल शॉक के प्राइसेस से पहले से ही इन्फ्लेशन थी पहले 1970s में, और रीजन क्या था, वो जो इंक्रीज्ड मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी यूज कर रहे थे कीनीशियंस, उसकी वजह से जो बार बार लॉन्ग रन में, मीडियम रन में इन्फ्लेशन ही बढ़ती थी और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रिड्यूस होती थी, वो इन्फ्लेशन डी एंकरिंग कर रही थी, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रही थी। समझ रहे हो ना तुम? हेलो, ये वाला फिलिप्स कर्व ये शिफ्ट होता रहता था यार, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे 5% इन्फ्लेशन, फिर 10% इन्फ्लेशन, फिर 15% इन्फ्लेशन होता था ना, ये एक्सप्लेन करा था ना मैंने। हेलो, वर्टिकली शिफ्टेड। Yes, sir. यानी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस नहीं होगी लेकिन इन्फ्लेशन राइज हो जाएगी। तो पहले ये भी सिचुएशन थी, अब नहीं है, क्योंकि अब मेजोरिटी कंट्रीज ने एंकरिंग कर दिया इन्फ्लेशन की। ठीक है, एंकरिंग कर दी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की हेल्प से। अब फिफ्थ पॉइंट, 1973 क्राइसिस क्लोजली फॉलोड द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रेजिम एज द गोल्स एंड इवन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एमपी वर पुअरली डिफाइंड। तो पहले पुअरली डिफाइंड होते थे, मल्टीपल टारगेट होते थे, अब क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वो भी हेल्प ऑफ टेलर रूल से। तो पहले सेंट्रल बैंक्स के बहुत सारे टारगेट होते थे, एक्सचेंज रेट भी मैनेज करनी है आपने, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में कंफ्यूज होते थे वो, आपने एक्सचेंज रेट भी मैनेज करनी है, आपने ग्रोथ रेट भी मैनेज करनी है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। अब क्या कहते हैं कि वो उसके बारे में स्ट्रेस कम लेना है, आपका मेन काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करके दिखाओ। ठीक है, तो इसीलिए पहले ये चीज नहीं थी, ये भी एक रीजन है। अच्छा, यहाँ पर देखो इंडिया एंकर्स, देखो इसलिए मैंने लिखा है ये ताकि तुम्हारे को क्लियरली समझ में आए, एंकरिंग डी एंकरिंग मतलब इंडिया एंकर्स इट बिटवीन 2 to 6% CPI। ठीक है, अब 6th पॉइंट देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज रैम्पेंट एट दिस टाइम, इट्स नॉट नाउ। Again, besides commodity market behavior, higher energy prices could matter less today than in the past, है ना, क्योंकि अब डिपेंडेंस कम हुई है। ठीक है, विद द बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग, अब ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन भी बेटर रहता है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल, कौन से बताए थे मैंने, SDF, ऑपरेशन ट्विस्ट, LTRO, EBLR, inflation has been controlled in better way so that its negative spillovers are limited and transitory. Energy intensity means oil पर dependence GDP की भी reduce हो गई है। ठीक है, has fallen by around 40%, तो इसलिए अब oil के prices का ज्यादा इफेक्ट आता नहीं। Therefore, hence we may expect recent commodity price rise to be less disruptive than 1970. So this is the rationale. समझ में आया आपके? अब आखिरी पार्ट है बस, ये खत्म हो गया है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था हाउसिंग प्राइसेस के बारे में, मैंने बता दिया था कि ये ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वेल्थ, इन सब पे इफेक्ट करता है, और ये 2 इंडिसेस इन सबको इम्पैक्ट करता है, और 2 इंडिसेस नेशनल हाउसिंग बैंक विद बेस ईयर 2018 पब्लिश करता है, HPI असेसमेंट प्राइस, HPI मार्केट प्राइस, दोनों के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, इसको रीड करना। ठीक है, इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइसेस ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री कलेक्टेड फ्रॉम डेवलपर। ठीक है बेटा, और वो बैंक्स के वहां से स्टेटमेंट्स लेते हैं, बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ प्राइसेस ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसकी फाइंडिंग क्या है इन इंडेक्स की, इन 90% ऑफ द सिटीज जहां पर ये सैंपल और ये कलेक्शन होती है इंडेक्स को कैलकुलेट करने की, वहां पर पाया गया है कि जो इंडेक्स हैं राइज हो रहे हैं, दोनों देखो HPI असेसमेंट और मार्केट प्राइस दोनों राइज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो यानी हाउसिंग प्राइसिंग, हाउसिंग मार्केट में बूम है, और वो बूम रिफ्लेक्ट करता है दैट फ्यूचर विल बी गुड, बिकॉज हाउसिंग मार्केट में बूम है तो सीमेंट,
आयरन, इनकी डिमांड अच्छी होगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब बढ़ेगी, एंड एनपीएस खराब नहीं होंगे। एनपीएस खराब कब होते हैं? जब मार्केट प्राइसेस, बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इन गुड्स की डिमांड अच्छी है। जब डिमांड अच्छी होती है तो उनके प्राइसेस राइज हो रहे होते हैं, या फिर सप्लाई कम है। तो दोनों ही सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो बूम करेगी, ठीक है। तो ये चीज रिफ्लेक्ट, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर सेंटिमेंट दिखाता है, ठीक है बेटा। ये इसके बाद है कीपिंग चेक ऑन फार्मास्यूटिकल, मैंने बता दिया, इम्पोज टाइमली सीलिंग्स ऑन ड्रग प्राइसेस, एंड देन जन औषधि योजना। अब लास्ट पोर्शन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है? मिल्क कॉस्ट में राइज ड्यू टू राइज इन फीडिंग कॉस्ट। कैटल्स की फीडिंग कॉस्ट राइज हो रही है, तो देयरफॉर मिल्क की कॉस्ट राइज हो सकती है। डेवलपमेंट इन चाइना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो है, सप्लाई चेन काफी डिपेंड करती है चाइना पे। इफ न्यू वेव कम्स देन सप्लाई शॉक, क्योंकि लॉकडाउन लगा देंगे ये। अगर नहीं आया लॉकडाउन तो ये डिमांड शॉक दे देंगे, क्योंकि चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। क्यों? क्योंकि चाइना इंडिया के बाद एक बहुत मेजॉरिटी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है डिमांड कहां पर ज्यादा है? एग्रीगेट डिमांड चाइना में ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा है? एडी बताओ बेटा, कंजम्पशन की कहां पर डिमांड ज्यादा है? चाइना। क्यों? पॉपुलेशन तो इंडिया की ज्यादा है। पॉपुलेशन से क्या होता है, जब पैसे ही नहीं है हाथ में, तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी तो कम है, भले ही पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उनकी पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर हमसे ज्यादा है, इसलिए उनकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इसलिए नहीं कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन में तो अब हम डोमिनेट करने लग गए हैं, हमारी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो देयरफॉर चाइना इज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अगर वहां पर लॉकडाउन लग गया तो सप्लाई साइड से शॉक आएगा, सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो उनकी वहां पर रिकवरी होगी, कंज्यूमर डिमांड करेंगे तो डिमांड साइड से शॉक लग जाएगा। तो चाइना में कोई भी डेवलपमेंट होगी दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट ग्लोबल इन्फ्लेशन, ठीक है। अनदर पॉसिबिलिटी सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ यूएस फेड एंड सीरियल्स इन्फ्लेशन इन इंडिया डिपेंड अपॉन अल नीनो। अब अल नीनो फैक्टर फिर से आने वाला है, मॉनसून आ रहा है तो। अच्छा, अब ये लैंडिंग का क्या मतलब है, ये पहले मैंने तुम्हें बताया था कुछ। हेलो, ये लास्ट कंसेप्ट है, खत्म करेंगे फिर लेक्चर। क्या बताया था? हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब? सर सॉफ्ट लैंडिंग वो डेवलपमेंटल चीजों में होती है, जबकि हार्ड लैंडिंग फाइनेंशियल क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए होती है। नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो? हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, मैं बताता हूँ। देखो देखो भाई, फिलिप्स करो, अगर तुम्हें आ गया है तो समझ आ जाएगा। देखो अभी यूएस में टॉलरेबल इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 2% है, वहां पर इन्फ्लेशन गई हुई है ऊपर, क्या देखा था? 10%, ठीक है। और 10% पे अभी आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे है। अब उसको आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आने का क्या तरीका होता है? यहाँ पे आने का क्या तरीका होता है बेटा? पहले आप आते हो यहाँ, और फिर ये मूवमेंट होती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आने का क्या तरीका होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों क्या करते हैं? एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करते हैं। एग्रीगेट जब डिमांड रिड्यूस होएगी तब जाके हमारा डिमांड साइड पे आउटपुट रिड्यूस होएगा, और आउटपुट रिड्यूस क्या कहते हैं, सॉरी ये मैंने ना थोड़ा सा उल्टा बना दिया, काफी दिन में बनाया ना। एग्रीगेट डिमांड शॉक लगाओगे डिक्रीज करके मॉनेटरी पॉलिसी, ये यूएस फेड मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। यूएस फेड क्या करेगा? पॉलिसी रेट बढ़ाएगा। उससे क्या होगा बेटा? आपका क्या होता है उससे, बताओ? एलएम कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है, राइट। एलएम कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है तो फिर आपका एडी कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है।
गिवन सप्लाई करो, सॉरी पूरा प्रोसेस ही मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। एक मिनट वेट कर लोगे ना, ये समझा देता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में आया करेगा ये हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। एक वर्ड में बताऊं, सिंपल भाषा में डायग्राम मैंने दिखाऊं तो, हार्ड लैंडिंग का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन ज्यादा गई हुई है उसको आपको जल्दी रिड्यूस करना है, वो हार्ड लैंडिंग है। जल्दी रिड्यूस करने का मतलब ये है आपको ज्यादा रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा स्पीड से। और जल्दी क्यों रिड्यूस करना है? क्योंकि आपके पास इलेक्शन की विंडो 1 साल है, अगले साल वहां पे भी इलेक्शन होना है, 4 साल में इलेक्शन होता है वहां। तो 1 साल के इलेक्शन की विंडो में बेटा आपको जल्दी से रिड्यूस करना है, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो आप रेपो रेट ज्यादा बढ़ाओगे, और जब ज्यादा रेपो रेट बढ़ाओगे तो आप सेक्रीफाइस ज्यादा करोगे। सेक्रीफाइस किसका? लोअर एग्रीगेट डिमांड का। और लोअर एग्रीगेट डिमांड का मतलब लेस प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। लेस प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट का मतलब लेस एम्प्लॉयमेंट एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। तो हार्ड लैंडिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के देश में। समझ रहे हो? ये हार्ड लैंडिंग है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही साल है तो तुम्हें 2% की इन्फ्लेशन पे आना है 10% से, तो एकदम से रेपो रेट 20% कर दी, और एकदम से लैंडिंग जो है बैंक्स की एकदम से रिड्यूस कर दी, और एग्रीगेट डिमांड एकदम से रिड्यूस कर दी। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होती अगर 4-5 साल का टाइम मैं तुम्हें दे दूं, फिर तुम धीरे धीरे आओगे रिड्यूस करके। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। Yes, sir. देखो समझ में आ जाएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। आ गई है वेंडी। ये देख रहे हो? एक मिनट, हाँ ये देखो, इससे भी बेटर वही है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड तुम्हें दिखाना है ना जरूरी, तो उससे ही तुम समझोगे। देखो बेटा, ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। इसके ऊपर मैं चाहूं तो तुम्हें पता ही है क्या बना सकता हूँ, ISLM। और जब ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है AD, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो LM को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी, या IS को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। तो अब इमेजिन करो, अब इस डायग्राम के ऊपर जो है, इमेजिन करो LM राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और LM जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो AD राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और LM किसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है? रेपो रेट को रिड्यूस कर रहा है US फेड, तो आपका AD राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, क्योंकि AD राइज हो गया तो शॉर्ट रन में तो आउटपुट बढ़ जाता है, और अलोंग विद इन्फ्लेशन, ठीक है। ये अब लॉन्ग रन में क्या होगा, सिर्फ इन्फ्लेशन रहेगी और आपका आउटपुट वहीं पे आ जाएगा। अब ये सिचुएशन हो गई। अब बेटा देखो, आपको यहां से वापस यहीं आना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? पहले यहां जाओगे, यहाँ यहाँ जाने के लिए क्या करना है? वापस से बैकवर्ड करना है AD, और AD को बैकवर्ड करने के क्या करोगे? वापस से LM को बैकवर्ड करोगे। अब सपोज करो
तुम्हारे पास यहां से यहां जाने के लिए एक ही साल है, तो तुम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करोगे, एलएम कर्व को ज्यादा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे। अदरवाइज तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन था, जैसे ये धीरे धीरे राइटवर्ड एडी आया है, ऐसे ही धीरे धीरे लेफ्टवर्ड करते एडी को। अब इस एडी को तुम चाहो तो एक बार में शॉर्ट में इधर ले आओ, या तुम चाहो तो इसको धीरे धीरे लाओ। अब अगर आपको एक ही साल में लाना है और इमीडिएट लाना है, तो आपको हार्ड लैंडिंग करनी पड़ेगी। हार्ड लैंडिंग क्या होगी, ज्यादा सेक्रीफाइस, ज्यादा टॉलरेशन, क्योंकि सोसाइटी को बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ेगी एक साल के लिए। यहाँ पर आओगे सीधा शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट, फिर बाद में धीरे धीरे लॉन्ग रन में नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हार्ड लैंडिंग है। अगर इसी को मेरे को इतनी ज्यादा ना टॉलरेट करनी पड़े, अनएम्प्लॉयमेंट मैं कम करना चाहूं, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं हल्की हल्की रेपो रेट बढ़ाऊं, हर साल थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करूं। पहले मैं यहाँ आऊं, फिर मैं यहाँ आऊं, धीरे धीरे 3 स्टेप में 1 2। अब मुझे सीधा डायरेक्ट यहाँ आना है, समझ रहे हो, ये हार्ड लैंडिंग है। अब ये डायग्रामेटिकली ऐसी बनती है, समझ में आया तुम्हें? हेलो, फिलिप्स का रिवाइज करके देखना, एक पढ़ना, ब्लैंचार्ड में तुमने एक जगह पढ़ा होगा सैक्रिफाइस रेशो। वो सैक्रिफाइस रेशो अगर ज्यादा है तो हार्ड लैंडिंग है, ठीक है? हेलो हेलो, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बताओ जल्दी। एप्लीकेशन है ये, मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया तो मैंने सोचा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। हेलो, Yes, sir. आ गया, पहले भी पढ़ा था। तो चलो करें फिर खत्म, ठीक है? देन खत्म करते हैं, और 5 चैप्टर हो गए। अब अगला एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे, ठीक है? ये एक बार देख लेना इन्फ्लेशन के नोट्स जो हमने करे, और ये इकोनॉमिक सर्वे का देख लेना, ठीक है? अच्छा, एक और चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे तुम जो नए बच्चे हो, हम लोग एकदम पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में धीरे धीरे इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं। इसका फायदा पता है क्या है? नेक्स्ट टाइम तुम्हें किसी के लेक्चर की डिपेंडेंस नहीं होगी, ना तुम्हें मेरे लेक्चर की होगी ना किसी और के। तुम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना सीख जाओगे और तुम 3-4 दिन में निपटा दोगे इसे, क्योंकि टर्म्स, इसमें जो टर्म्स हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो अब तुम्हें समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम तुम्हें पता है कि कैसे इसे रीड करना है। तो इस बार एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल इतनी एनर्जी लगेगी। ये मत सोचना कि अगले साल भी तुम्हारे को इतना एनर्जी लगेगा और तुम्हारे को किसी के लेक्चर देखने पड़ेंगे मेरे जैसे। तुम खुद पढ़ पाओगे, क्योंकि अब तुम टर्म्स और कंसेप्ट फेमिलियर हो रहे हो ना कि कैसे आता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो एक बार उसमें एफर्ट लगता है, लेकिन अगर कोई बंदा एक बार भी वर्ड बाय वर्ड वो पूरे सर्वे को डिटेल में नहीं कर रहा है और उसकी समरी पढ़ ले रहा है, तो बेटा वो समरी पढ़ता रहेगा हर साल। वो समरी से इतनी क्लैरिटी नहीं आती है जितनी हमें आ रही है, और फिर उसको हर बार दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की समरी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो तुम्हें समरी पर डिपेंड नहीं रहना है, तो तुम्हें एक बार अच्छे से डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है। अब वो तुमने पढ़ लिया है, अब तुम्हें ये कंसेप्ट पता है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये सारी चीजें पता है, हर बार यही आएगा। जल्दी जल्दी उसकी कंक्लूजन्स रीड करा करना, बात खत्म, ठीक है? तो हर बार इतना एफर्ट नहीं लगेगा। Yes, sir. सर इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आते हैं क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के? बेटा देखो, मेंस में प्रीलिम्स में मैंने बताया ना, वो लोग स्मार्ट हो गए हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसा डेटा देंगे कि जिसने पढ़ रखा है वो तो अंदाजा लगा लेगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा ना वो सोच के ऐसे ही फट्टे मारेगा। अब इन्फ्लेशन दे दें, वो तुम्हें पता ही है कि इन्फ्लेशन दे दे वो 13% थी, तो तुम्हें पता है कि इतनी हाई तो नहीं जाएगी। इन्फ्लेशन एंकरिंग हो चुकी है इंडिया में, ठीक है? या तुम्हें बोल दे कि ऑयल की, अभी मैंने बताया था ऑयल डिपेंडेंस इंडिया की 20% है जस्ट। अब जिसने रीड करा है, जिसको पता है कि कितनी इंपोर्टेंस है ऑयल, एडिबल ऑयल की, 60% तो हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, तो वो तो नहीं फंसेगा उसमें, समझ रहे हो? तो ये इम्पोर्टेंट है
इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, क्योंकि इससे मेन डेटा, मेन चीजें तुम्हें पता लगने लग जाती है। अब सोचो WPI CPI पे क्वेश्चन दे दे कि फूड की वेटेज WPI में ज्यादा है, तो तुम्हें पता है नहीं है, फ्यूल की ज्यादा है उसमें, क्योंकि प्रोडक्शन में फ्यूल ज्यादा यूज होता है, कंजम्पशन में फूड ज्यादा यूज होता है। तो ये ऐसी बातें, अब इसमें रटना क्या है, याद क्या करना है, ये लॉजिक है ना क्या। और वो वही चेक कर रहे हैं, उन्हें पता है कि रट्टा मार के अगर कोई बच्चा आएगा तो कितना रट्टा मार लोगे, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है, थक जाएगा। लेकिन लॉजिक वाला तो पकड़ लेगा ना, क्योंकि तुमने ये पढ़ा, मैंने अभी तुम्हें अपने नोट से दिखाया, समझाया कि WPI CPI की इंपॉर्टेंस क्या है। जब तुम्हें ये पता है तो तुम्हारे लिए आसान होता है अंदाजा लगाना, ठीक है। Yes, तो sir. तो बस इसको पढ़ो, इसको करो। अब जल्दी करते हैं इस हफ्ते ना, 2-3 और लेक्चर लूंगा मैं। इकोनॉमिक सर्वे मैंने सोचा पहले जल्दी करा दूं, ताकि प्रीलिम्स वाले बंदों को भी थोड़ा फायदा हो जाए। और फिर भी हमारा कुछ बचा हुआ है ऑप्शनल का, वो फिर मैं इसके बाद लूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं बचा हुआ ऑप्शनल का, 5-7 लेक्चर ही और होंगे इसके बाद, ठीक है। ओके देन, देखो ये जिस दिन फिलिप्स कर्व को अप्लाई करना सीख गए ना न्यूज़पेपर को पढ़ के, उस दिन मैक्रो खत्म हो गई। तुम इसे अप्लाई करा करो, सोचा करो वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे अप्लाई हो रहा है, डायग्राम बना लिया करो बैठ के वहीं। जैसे देखो मैंने बहुत दिन हो गए थे डायग्राम बनाए, अभी वो डायग्राम में फंस गया मैं, मेरे को कन्फ्यूजन हो गई, इसलिए ओपन करना पड़ा। तो 2-4 बार अगर उसे बना लोगे तो वो डायग्राम याद करना भी नहीं है, इकोनॉमिक्स में कुछ याद नहीं करना होता। ओके देन, चलो करते हैं अब, नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ मैं, तुम लोग पढ़ो अब, ठीक है। ओके। थैंक यू सर।